में इस सेशन में जानने के लिए आते हैं और जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये सेशन ज्यादातर उन्हीं लोगों को पूरी तरह समर्पित है, हमारे नए गेस्ट के लिए। तो पहली चीज, बीइंग अ लीडर अगर आप हैं या सिस्टम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कोई टेक्निकल सवाल आपका है, तो बिल्कुल भी हम आंसर करने वाले नहीं हैं। और यदि आप गेस्ट हैं तो सेशन में बने रहिए। मेरी प्राथमिक कोशिश यही है कि मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन फिर भी कोई प्रश्न छूट जाता है, मुझसे मिस हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप हैंड रेज करेंगे जब, और मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो उस समय हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे। तो इसलिए आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और जानते हैं कि रॉयल क्यू क्या है, और रॉयल क्यू की हमें क्यों जरूरत है, रॉयल क्यू हमें क्यों रॉयल क्यू की आवश्यकता है, और क्यों रॉयल क्यू के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में हैं, और इन सवालों के साथ आपको कुछ आपके दोस्तों साथियों ने आपको इनवाइट किया होगा, तो इस सेशन में रॉयल क्यू के संदर्भ में जानने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हम अपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम प्रतिदिन रात को 9 बजे करते हैं, सेम जूम मीटिंग की लिंक के ऊपर। इस सेशन का रॉयल क्यू मैनेजमेंट, रॉयल क्यू टीम, रॉयल क्यू सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सिर्फ मेरा एक प्रयास है जिससे हम या हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं या व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और आगे बढ़ करके इसको प्रमोट कर सकें। उसमें मैं मदद करने की मेरा एक कोशिश भर है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द फ्यूचर रॉयल क्यू। और सबसे पहला सवाल यही आता है, रॉयल क्यू के संदर्भ में लोग जानना चाहते हैं कि रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है। तो सबसे पहला, रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। तो क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है, आपके जहन में आ सकता है कि ब्लॉकचेन किसे कहते हैं। तो ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इसके लिए आपको सर गूगल करना होगा, क्योंकि मैं अगर उस तरफ चला गया तो हमारी दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। तो अब सवाल इस बात का है कि क्रिप्टो करेंसी की क्या आवश्यकता हो सकती है, क्या भूमिका है क्रिप्टो करेंसी की। उसके लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि जैसे कि हमारे पूर्वज, या हमने किताबों में बात पढ़ी है कि हमारे पूर्व, क्योंकि हम तो उस समय तक वो दौर तो हमने देखा नहीं है, तो जो हमारे पूर्वज थे वो जो लेन देन का जब कोई माध्यम नहीं था, तो उन्होंने बाटर सिस्टम के जरिए लेन देन किया करते थे। बाटर सिस्टम क्या है? बाटर सिस्टम ये है कि जिस तरह से अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले लोग जानवर बदल लिया करते थे, और जब टाइम चेंज हुआ, थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ी, तो लोगों ने लेन देन के माध्यम को गोल्ड के रूप में चुना। और टाइम चेंज हुआ तो मेटल कॉइन्स, धातु के बने सिक्के आने लगे, और उसके बाद कागज के नोट। ये सारा दौर तो हम लोग जी रहे हैं, देख रहे हैं। और इसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स, ये सब लोगों के अभी भी पॉकेट में, पर्स में, बटुए में आपको रखे हुए मिल जाएंगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में। और टाइम फ्रेम चेंज हुआ तो हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी को हम आज एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अब सवाल इस बात का है, इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब ये क्या? छोटी से छोटी दुकानों के ऊपर लगे हुए क्यूआर कोड, जहां पर आप अपने मोबाइल से स्कैन करके और पेमेंट करते हैं, इस टाइम को आपने एक्सेप्ट कर लिया है मैक्सिमम लोगों ने। आपने आज बैंकों की लंबी लंबी कतारों में लग करके ट्रांजैक्शन करना आपने मना कर दिया है, और आप आज फोन पे, आज पेटीएम, गूगल पे को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज आप बिजली के बिल को जमा करने के लिए लाइन में लगना आपको अच्छा नहीं लगता है, घर में बैठ करके अपने सोफे पर बैठ के आप कर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने स्वीकार कर लिया है। मतलब आज डिजिटल इंडिया के युग को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब अगला प्रश्न बनता है, इसके बाद क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ तो होगा, क्योंकि हमने अनाज के बदले अनाज से जो सफर शुरू हुआ था हमारे पूर्वजों के द्वारा, आज हम आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो सवाल अगला भी है कि आखिर इसके बाद भी तो कुछ होगा। तो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो दूरदर्शी लोग हैं, जो चीजों को समझ सकते हैं, जो दूरदर्शिता दिखाते हैं, वो लोग कहते हैं कि नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी। अगला जो दौर है आने वाला, वो क्रिप्टो करेंसी का है। और समय से पहले जिन्होंने पहचाना,
जिन्होंने हर दौर को, आने वाले टाइम से पहले जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाई, वही सारे के सारे लोग उस इंडस्ट्री को लीड करते हैं। चाहे वो ओयो का एक छोटा सा बालक हो, मतलब बालक क्या, अब तो बच्चा बड़ा हो चुका है, तो लेकिन ये सब वो लोग थे जो यंग थे और जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर दूरदर्शिता दिखाई। तो वैसे ही आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जो लोग इमेजिनरी हैं, जो लोग दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर संभावनाएं हैं उसके अंदर अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो अब हमारे आपके लिए क्या हो सकता है और किस तरह से ये इस इंडस्ट्री पर हम अपने लिए विकल्प देख सकते हैं, संभावनाएं देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये इंडस्ट्री आज, जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, ये ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, बन चुकी है। आज ये इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर की बनी कैसे, कैसे वहां तक पहुंच गई? तो सबसे पहले जो लोग नए हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री के आज इस मीटिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको ये बात बता दूं कि ये दुनिया की इकलौती मार्केट है जो 24 घंटे 365 दिन काम करती है। 24 घंटे 365 दिन इकलौती मार्केट है। यहाँ पर दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस, शनिवार, रविवार कुछ नहीं होता। 24 घंटे 365 दिन। तो आप सोच सकते हैं कि जो मार्केट 24 घंटे 365 दिन काम करेगी, तभी तो पिछले एक दशक के अंदर ये इंडस्ट्री आज ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं, अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, इतना आगे निकल गया, हम अभी तो जानकारी नहीं थी मुझे। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जिस देश में हम आज बैठे हुए हैं, आज 2 से 3% लोग ही ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। और इसमें से दो से जो 1% बढ़ा है, पहले तो 1.5 से 2% की बात होती थी, आज जो 2 से 3 हुआ है ना, ये पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर जो आज इस इंडस्ट्री ने एक चमत्कार दिखाया है, उसकी वजह से हुआ है। ये 3% तक आ गए। तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर आज 2 से 3% लोग ऐसे हैं आपके देश के अंदर जो जानते हैं। तो आप ये सोचिए कि संभावनाएं अभी भी कितनी ज्यादा है। जब ये 2-3% का आंकड़ा 5% और 10% में कन्वर्ट होगा, तो आज अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो आपके लिए विकल्प बहुत ज्यादा होंगे। और वो यही नहीं, तो आपके जहन में आ सकता है, अरे मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, अभी तक एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हुई इस इंडस्ट्री की? वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही रीजन लगता है, वो ये कि आज तक, मतलब अभी की बात छोड़ देते हैं, पिछले 1 साल पहले तक इस इंडस्ट्री को वो पहचान, वो स्टेज, वो नाम इसके साथ नहीं जुड़े जो इसको एक बड़ा स्टेज दे पाते, एक बड़ा मुकाम दे पाते। मतलब वो इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स, बड़ी प्रोफाइल के लोग आज इस इंडस्ट्री को पहले क्या था, एक बड़े क्वेश्चन मार्क्स के साथ देखते थे। बट आज आज चीजें बदल चुकी हैं। और उस सवाल का जवाब भी लेते जाओ, जो सवाल आप पूछने वाले हैंड रेज करके, क्या वो ये, क्या लीगल है, क्या लीगल है, इलीगल तो नहीं है? अभी भी बहुत सारे लोग इन चीजों पर बात करते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल हमसे बाद में मत पूछेगा हैंड रेज करके, कि लीगल और इलीगल के पॉइंट पर, कि इस इंडस्ट्री को आपके देश की गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? रेगुलेट नहीं किया है। तो इसका मतलब इलीगल है क्या? तो एक सवाल और मुझसे आपसे पूछता हूं, वो ये कि 1998 तक इंडिया के अंदर इंश्योरेंस के क्षेत्र को रेगुलेट नहीं किया गया था। आईआरडीए का गठन हुआ है कब? 1998 में। उससे पहले इंश्योरेंस की फील्ड रेगुलेट नहीं थी। तो आप इस सवाल का जवाब मुझे दे सकते हैं कि एलआईसी 1956 से क्या इलीगल काम कर रही थी इस देश में? नहीं। तो वो लोग, जो लोग वहां से पैसा अर्न कर रहे थे, चाहे वो एजेंट हो या वहां पर काम करने वाले कर्मचारी, कैसे जस्टिफाई करते थे अपनी इनकम को? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे स्लैब्स थे उसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये इंश्योरेंस का फील्ड रेगुलेट नहीं था। वैसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, 2017 से पहले
जब तक रियल एस्टेट रेगुलेट नहीं था, क्या नहीं था, रेरा नहीं था, उससे पहले आप मुझे बता सकते हैं इस ये रियल एस्टेट में होने वाली रजिस्ट्रियां, कमाने वाले ब्रोकर, एजेंट्स, कंपनियां, ये जो काम कर रही थी, डीएलएफ जैसे ब्रांड, ये सब इलीगल काम कर रहे थे क्योंकि रेरा तो था नहीं, इंडस्ट्री रेगुलेट नहीं थी। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया 2017 के अंदर। जैसे टेलीकॉम को रेगुलेट किया गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया ट्राई बना करके, बैंकिंग को रेगुलेट किया गया आरबीआई बना करके, वैसे ही ये इंडस्ट्री रेगुलेट अभी नहीं है। इलीगल और लीगल चीजें अलग हो गई। और अब बात कर लेते हैं इलीगल और लीगल के पॉइंट पर। तो सवाल अब मेरा आपसे ये है कि यदि आप बैंकिंग एक नंबर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज इंडिया के अंदर जितने भी एक्सचेंज है वहां पर आप अपना केवाईसी करके बैंक के थ्रू आप लेन देन कर रहे हैं, तो आप इसको लीगल कहेंगे या इलीगल कहेंगे? आप खुद विचार कर सकते हैं। आपने अपनी केवाईसी करी, अपना पैन लगाया, अपना आधार लगाया, अपना बैंक अकाउंट लिंक किया और फिर आप ट्रांजेक्शन एक नंबर में कर रहे हैं, बैंक के थ्रू ले रहे हैं और बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो मेरी समझ से इसको लीगल ही कहते हैं। जहां तक मेरा बौद्धिक ज्ञान है, जहां तक इसको लीगल ही कहते हैं। और यही नहीं, और रही बात रेगुलेशन की, तो रेगुलेट कोई इंडस्ट्री तब होती है जब वो इंडस्ट्री एक स्टेज पर पहुंचने के बाद कि हाँ अब रेगुलेशन की आवश्यकता है, तो वो रेगुलेट की जाती है। तो समय आ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे दुनिया के देशों ने धीरे धीरे इस मुद्दे पर बात करनी चालू कर दी है, कुछ लोगों ने लीगल टेंडर अनाउंस भी किया है। तो इसलिए आप इन चीजों को समझिए और इस फर्क को समझिए। अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आगे चलते हैं। अब सवाल इस बात का है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग, आज जब 2% 3% लोग अवेयर हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के विकल्प तलाश कर रहे हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग कॉइन बना के विकल्प देख रहे हैं, कुछ लोग टोकन बना रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज बना रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पे हमारे आपके लिए क्या विकल्प है, हम आज बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर किस टॉपिक को लेकर के, ट्रेड को लेकर के। ट्रेड मतलब खरीदना और बेचना, बाई और सेल के पॉइंट पर हम आपसे बात करने वाले हैं। हम इस इंडस्ट्री के अंदर जो 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली इंडस्ट्री है, इसके कंपैरिजन में बाजार के अंदर जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर टाइम की बाउंडेशन है, जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात कर लो या फिर आप फॉरेक्स की बात कर लो, 3:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लोज और फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे बंद। बट ये 24 घंटे 365 दिन चलने वाली इस मार्केट के अंदर बाई और सेल करके, मतलब ट्रेड करके, बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी संभावनाएं हम पैदा कर सकते हैं। किस रूप में? जनरली होता क्या है, बाई करने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम कितना न्यूनतम मूल्य पे खरीद सकें, और बेचने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कितना अधिकतम मूल्य पे हम बेच सकें। इन दोनों के बीच के अंतर को ही तो प्रॉफिट कहते हैं। और यही चीज जब शेयर मार्केट के अंदर है तो देन शेयर ट्रेडिंग, फॉरेक्स के अंदर है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर है तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। अब आपके जहन में सवाल यह है कि साहब मुद्दे की बात करो, रॉयल क्यू का क्या रोल है? तो रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से। कहां से? कैलिफोर्निया यूएसए से। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, सारे ऑपरेशन सिंगापुर से होते हैं, सर्वर सिंगापुर से। तो सवाल इस बात का है, एक लाइन का सवाल जो आप पूछना चाहते हो, चल कहां से रहा है? चल कहां से रहा है? तो सर एक लाइन में सुनिए, चल सिंगापुर से रहा है। ओके। अब जब स्टार्टअप हुआ रॉयल क्यू को, तो लगभग दुनिया के 15 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया एक साथ इसको स्टार्टअप मिला। आज अगर बात करूं तो जिस समय मैं इस सेशन ले रहा हूं, 40 देशों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर सिर्फ 5 महीने के अंदर रॉयल क्यू के अंदर हो चुके हैं। मतलब आज ये प्रोडक्ट, ये एक वर्चुअल प्रोडक्ट इतना ज्यादा प्रभावी है कि 40 देशों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल क्यू के पास में मौजूद हैं। ये वो डेटाबेस, वो आंकड़े दे रहा हूं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अब वो रॉयल क्यू है क्या? तो रॉयल क्यू एक प्रकार का सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24 घंटे सातों दिन चलने वाली मार्केट में 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है,
सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप। ज्यादातर जो प्रसिद्धि मिली है इस समय रॉयल क्यू को, वो एक रोबोट के रूप में मिली है। एक प्रकार का रोबोट है जो एप्लीकेशन की जैसा दिखता है। जनरली रोबोट जब हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारे अंदर फीलिंग रोबोट जैसी आती है। वो मतलब मशीनों वाला हाथ पैर होगा, और वो मतलब एक अलग से डिफरेंट टोन में आवाज आएगी और वो बोलेगा। तो वैसा वाला नहीं है, ये रोबोट है, सॉफ्टवेयर है। और ये एप्लीकेशन के रूप में आपको दिखाई देता है, एप्लीकेशन के रूप में आपके फोन में इंस्टॉल होता है, जो कि 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर। रियल टाइम देख रेख करता है, क्योंकि मार्केट 24 घंटे सातों दिन है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग ये करने में सक्षम है। और किस तरह करता है और आपकी इसको जरूरत क्यों है, ये समझने वाली बात है कि आपको रॉयल क्यू क्यों चाहिए। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है कि रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया के दो बड़े एक्सचेंज, किसके, क्रिप्टो करेंसी के दो बड़े एक्सचेंज, नंबर वन बाइनेंस और नंबर टू वाबी। ये दुनिया के दो बड़े एक्सचेंज हैं, बाइनेंस और वाबी। इन दोनों एक्सचेंज ने मार्केट को रीड किया, क्योंकि एक्सचेंज है, टीम है, एक तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हर बिजनेस करने वाली कंपनीज की एक मार्केटिंग टीम होती है। वो ऑब्जर्व करती है कि मार्केट के अंदर चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम उनको सॉर्ट आउट करें जिससे लोग इजीली हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो मार्केट, ये जो बाइनेंस और वाबी जैसे दो बड़े एक्सचेंज हैं, इन एक्सचेंज ने इस चीज को मार्केट के अंदर फील किया कि मैं ये बताने जा रहा हूं रॉयल क्यू आपको क्यों चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों एक्सचेंज ने इस चीज को फील किया कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारे हमारे पास अकाउंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर लोगों ने अपना केवाईसी करके, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अकाउंट्स बना रखे हैं हमारे एक्सचेंज के अंदर। बट अकाउंट भी है, अकाउंट के अंदर पैसे भी हैं, लेकिन लोग इस मार्केट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि एक्सचेंज है, इनको प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कहां से है, इनको प्रॉफिट कहां से आएगा, जब लोग इस मार्केट को मैक्सिमम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोकर कमाते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं वो कमाते हैं ब्रोकरेज से, वो कमाते हैं ब्रोकरेज से। तो इनको क्या चाहिए, ब्रोकरेज। अब ये तो ये देख रहे हैं कि अकाउंट तो लाखों हैं, बट ब्रोकरेज जो बननी चाहिए नहीं बन रही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। पैसा तो कितना पड़ा हुआ है, आप एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं आपको। बाइनेंस एक अकेला एक्सचेंज, सुनो ध्यान से, बाइनेंस एक अकेला एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर प्रतिदिन 24 घंटे में 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर का टर्नओवर प्रतिदिन करता है बाइनेंस एक्सचेंज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचिए कि अभी भी उसको लगता है कि प्रॉपर नहीं हो रहा है चीजें। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं क्या, बाई और सेल, मतलब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहला रीजन है सर इस मार्केट का 24 घंटे सातों दिन चलना। क्यों? क्योंकि मनुष्य हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते 24 घंटे सातों दिन हम प्रतिदिन काम नहीं कर सकते। एक दिन तो कर सकते हैं हम, लेकिन रेगुलर नहीं कर सकते 24 घंटे सातों दिन। तो इट मींस हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, देखरेख नहीं कर पाते हैं, लोग अपने अकाउंट में देखरेख नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा, एक सबसे बड़ा रीजन जो ये है, उसके अलावा एक जो बड़ा रीजन है, उसको कहते हैं मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर एक फैक्टर है जिसको ग्रीड फैक्टर कहते हैं, जिसको लालच कहते हैं। लालच में क्या होता है, लालच में ना तो हम समय पे बेच पा रहे हैं, ना हम समय पे खरीद पा रहे हैं। मतलब जब हम खरीदने जाते हैं किसी भी चीज को दुनिया में, ये फैक्टर हर जगह काम करता है सर, हर जगह काम करता है। आप इमेजिन करके देखो, आप दुनिया में कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो एक मन में भाव रहता है, अभी रुक जाएं तो हो सकता है कुछ कम पैसे में मिल जाए। और जब बेचने की इच्छा में हम जाते हैं, मुद्रा में जाते हैं, तो हमें लगता है अभी थोड़ा सा और रुकते, हो सकता है और अच्छे पैसे मिल जाएं। तो ये जो वहां पो है खरीदने और बेचने के दौरान, लालच वाली, दिल मांगे मोर, तो ये वाली जो वहां पो है, ये ना हमें खरीदने देती सही से, ना हमें बेचने देती सही से। अभी और मिलेगा, अभी रुक जाओ, अभी और, अभी और, अभी और उस इस ग्रीड फैक्टर की वजह से भी लोग इस मार्केट का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं सही से। क्यों?
क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कोई नहीं है, और प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं तो मनुष्य होने के नाते 24 घंटे सातों दिन काम नहीं कर सकते। तो इन दो प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हुए इन एक्सचेंज को लगा कि अगर कोई हम ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दें जिससे ये वाले दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इन दोनों एक्सचेंज ने एक सर्विस को अलाउ किया, एक सर्विस को अप्लाई किया अपने यहां, जिसको एपीआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड पार्टी ट्रेड। इन सर्विसेज को इस नाम से जान सकते हैं, या फिर जो कि इन इन सर्विसेज पे काम किया जा सकता है एपीआई सर्विस के थ्रू। जब इन दोनों एक्सचेंज ने अलाउ किया तो ये कहीं ना कहीं जो इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको लगा अरे ये तो बहुत शानदार सर्विस है। तो क्यों ना, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम फिर भी 24 घंटे सातों दिन काम नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम एक प्रकार का एक मशीन बना लेते हैं। क्योंकि याद रखो सर, दुनिया में जो काम इंसान नहीं कर सकता वही काम तो मशीन करती है। आप देख रेख नहीं कर सकते इसीलिए तो सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसलिए आप कैलकुलेटर खरीदते हैं। आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो आप दुनिया भर के सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है। तो ठीक उसी तरीके से जो हम आप नहीं कर सकते वो मशीन करेगी। तो इस एपीआई सर्विस के जब इन इन एक्सचेंज ने अलाउ किया कि आप इसको यूज कर सकते हो अपने ट्रेड के लिए, थर्ड पार्टी ट्रेड के लिए, तो एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये लगा कि हम यहाँ पर इस सर्विस का सदुपयोग कैसे करें। तो क्योंकि हम 24 घंटे सातों दिन मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए उन एक्सपर्ट्स ने, उन जिनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, सालों का अनुभव है इस इंडस्ट्री का, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम करना चालू किया, सॉफ्टवेयर को बनाना चालू किया कि हम इस सर्विस पे अगर हम इंसान को बैठा देंगे थर्ड पार्टी ट्रेड में, तो प्रॉब्लम तो वही है, ग्रीड वाली और वो ह्यूमन एरर वाली, वो तो जाएगी नहीं, तो हमें मशीन चाहिए यहाँ पे। और उसी मशीन की तलाश में, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी मशीन की तलाश में जन्म हुआ रॉयल क्यू का। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि हम 24 घंटे सातों दिन ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लालच में फंस जाते हैं। क्योंकि मशीन है तो ना तो इसको लालच होगा, इमोशंस नहीं है ना, फीलिंग नहीं है। और अगर इमोशन वाला रोबोट देखना है तो क्या कांड हो सकता है, एक बार रजनीकांत वाली रोबोट देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मशीन के अंदर इमोशन आ गए तो कांड बड़े हो सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे सातों दिन ये मशीन काम कर सकती है, और ये यहाँ पर लालच भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रैटेजी फिट होगी वो उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो सोच नहीं सकता है। तो इसलिए रॉयल क्यू का जन्म हुआ, और रॉयल क्यू मार्केट के अंदर आया सामने कि हम आपके अकाउंट पर 24 घंटे सातों दिन मॉनिटरिंग करके वो काम करेंगे जो आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते 24 घंटे सातों दिन ट्रेड, आप नहीं कर सकते हैं, आप ग्रिड में फंस करके नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट को बुक करना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रॉयल क्यू सामने आया और उसने कहा कि आप हमें इस्तेमाल कर सकते हैं बाइनेंस और वाबी पे, जो एपीआई सर्विस दी गई है उस सर्विस के जरिए हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाइनेंस और वाबी पे आप हमें लिंक कर सकते हैं, और लिंक करने के बाद में हम वो काम करेंगे जो आप नहीं कर सकते हो। और अगर ये आपने किया तो आप बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है यहाँ से, ऐसा रॉयल क्यू ने समझाने की कोशिश करी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हमने तो ठीक है, एक हमारे मन में एक एरर आ, एक प्रॉब्लम आ जाती, अरे मेरे अपने अकाउंट का एक्सेस एपीआई के थ्रू अगर हम किसी मशीन को दे देंगे, रोबोट को दे देंगे, मालूम नहीं किसने बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारे अकाउंट से कुछ चीट कर दे, हमारे साथ धोखा कर दे, हमें फंसा दे, हमारा नुकसान हो जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल आ गए, एकदम से चारों तरफ हमारे घूमने लगे दिमाग के। तो उस सिचुएशन पे सबसे पहले ध्यान से सुनिए, अब ये बात जो कहने वाला हूं वो ये है कि यदि आपका अकाउंट किसी बैंक के अंदर है, सुनो ध्यान से, यदि आपका अकाउंट किसी बैंक के अंदर है और बैंक की किसी सर्विस की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपका क्वेश्चन मार्क किसके साथ होगा? बैंक के साथ, या उस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले बैंक के पास जाऊंगा यही कहने मैनेजर साहब से कि सर आपके हिम्मत नहीं थी, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते थे तो आपने सर्विस दी क्यों?
क्योंकि सवाल तो बैंक से बनेगा। तो वैसे ही चूंकि ये सर्विस एपीआई की कौन लाया है, बिनेंस और वाबी जैसे एक्सचेंज लाए हैं। आप रॉयल क्यू को अप्लाई नहीं कर सकते वजीरेक्स के ऊपर, क्योंकि सर्विस ही नहीं देता वो। तो ये सर्विस लाए हैं बिनेंस और वाबी जैसे टॉप के एक्सचेंज, जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, जिन पर लोग आज भरोसा करते हैं आंख बंद करके। आज कम्युनिटी, आज लाखों लोगों की कम्युनिटी इन लोगों के साथ में। मैंने बताया ना टर्नओवर कितना है, $100 अरब बिनेंस का। 24 घंटे का है ये पैसा हमारा आपका है, बिनेंस के पिताजी का नहीं है। तो आज ये एक्सचेंज अगर ये सर्विस लेकर के आए हैं एपीआई की, तो कोई भी एरर होती है तो सबसे पहला सवाल किससे होगा? आप रॉयल क्यू से नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे आप इन दोनों एक्सचेंज से कि ये गड़बड़ हुई कैसे जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो अब ये लोग भी, क्योंकि जो ये बिनेंस और हुआबी जैसे एक्सचेंज हैं, इन्हें भी ये लगा कि ये सवाल अगर मेरे पास घूम करके आएगा तो हम इसका जवाब कैसे देंगे, अगर कोई एरर हो गई, इस सर्विस से कोई दिक्कत हो गई तो हम कैसे करेंगे। तो इन दोनों एक्सचेंज ने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक काम कर लेते हैं कि इस एपीआई की सर्विस से हम 2 काम नहीं करने देंगे। क्या? पहला, ना तो विड्रॉल होगा ना ट्रांसफर होगा, दोनों बंद कर देते हैं। मतलब आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ या ट्रांसफर इस एपीआई की सर्विस से नहीं हो सकता है। तो फिर होगा क्या? होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, मतलब खरीदेगा और बेचा जाएगा, सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपका पैसा कहां है? आपके अपने बिनेंस या वाबी में। ट्रेड आपके 24 घंटे सातों दिन आपके पास सिर्फ और बाई सेल किया जा सकता है इस सर्विस से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझना बहुत जरूरी था। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एपीआई की सर्विस आपको मिलती है, इस सर्विस को अब आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि बात तो ठीक लग रही है यार, ये तो काम अच्छा कर सकता है। लेकिन अब एक शब्द का और निदान करके आपको देता हूं, यदि आपके जहन में ये चल रहा है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू, पहली चीज सुनिए, रॉयल क्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक भी रुपए के इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं देता है। एक भी रुपए के इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पहले ध्यान से समझिए, इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में इस उद्देश्य से देते हैं कि जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। वो हाथ आपके बैंक का हो सकता है, वो हाथ इंश्योरेंस का हो सकता है, म्यूचुअल फंड का हो सकता है, वो हाथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो सकता है, वो हाथ किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है। लेकिन यहां पर आपका पैसा कहां है? आपका पैसा आपके अपने बाइनेंस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर है। बाइनेंस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर आपने पैसा रख रखा है अपना, जहां पर केवाईसी किसकी है? आपकी पैन, आधार, आपका बायोमेट्रिक, आपकी आपकी ईमेल, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा तो आप उसको इधर से उधर मूव करते हैं। आप नहीं डाल पाते, आप गलत कर देते हैं ओटीपी, तो इट मींस कि आप भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और बैंक में तो एक ओटीपी आता है, यहाँ तो दो दो ओटीपी एक्सचेंज में लगा रखे हैं। तो 24 घंटे सातों दिन पैसा आपके अपने अकाउंट में है। और जब पैसा हमारे अपने अकाउंट में होता है तो हम इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो पैसा आपके अपने पास है और आपकी अपनी मॉनिटरिंग के अंदर है। 24 घंटे सातों दिन आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसलिए रॉयल क्यू के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है शब्द इन्वेस्टमेंट का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एग्री? अब तो आपको लगता होगा कि यार ये तो ठीक चीज है रॉयल क्यू, लेकिन ये बता दो आप चलते चलते कि यहाँ पे रॉयल क्यू काम कैसे करता है, कैसे मॉनिटर करेगा, कैसे हमें प्रॉफिट देने की, कैसे हमारे लिए ट्रेड करेगा। अगर कहीं इसने ट्रेड बुक कर दी और हमें नुकसान हो गया तो? अगर ऐसा वाला सवाल आ रहा है तो इस वाले सवाल का जवाब अब आगे लीजिए कि रॉयल क्यू, सबसे पहले आपको ये जानना होगा रॉयल क्यू काम किस तरह से करता है। तो रॉयल क्यू जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी क्या है? मार्टिंगल स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एवरेज की स्ट्रैटेजी है। एवरेज की स्ट्रैटेजी, जिस तरह से फोटोकॉपी और जेरॉक्स में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही आपके मार्टिंगल स्ट्रैटेजी और एवरेज के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो बस ये है कि थोड़ा सा कहते हैं ना, ज्यादा प्रोफेशनल वाले लोग इतना कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आम आदमी को समझ ही ना आए। तो इसलिए मैं जब फोटोकॉपी से जब दुनिया जेरॉक्स पे आई तो मुझे भी शुरू शुरू में समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, ये जेरॉक्स क्या चीज होती है। लेकिन फिर बाद में लगा ये थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है, तो 2.0 है। तो अब आते हैं कि इस मार्टिंगल स्ट्रैटेजी को आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है,
कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, और यदि आप उसको 100 रुपए का खरीद लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1 पीस मिल जाएगा, 1 पीस। यदि उस प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के, जो 100 रुपए थी, उसकी कीमत कम होकर 50 रुपए हो जाए और फिर आप 100 रुपए का खरीद लें तो आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि उस प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 25 रुपए हो जाए और आप फिर से 100 रुपए का खरीदें तो आपको 4 पीस में मिल जाएगा। यदि उस प्रोडक्ट की कीमत और कम होकर के 10 रुपए हो जाए और फिर आप 100 रुपए का खरीद लें तो आपको कितना मिलेगा? 10 पीस मिल जाएगा। टोटल कितना हुआ? आपने 400 रुपए खर्च कर दिए और कितने पीसेज हो गए? 17 पीस। एवरेज क्या है? 23 रुपए 52 पैसे। 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट 100 रुपए से आज 10 रुपए का हो गया है और आपके पास 17 पीसेज हो चुके हैं नीचे 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 खरीद के, तो यदि इस प्रोडक्ट की कीमत 24 रुपए हो जाए जो आज 10 रुपए है और आप सारे के सारे 17 पीसेस सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं सर मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी, और इसी को रॉयल क्यू अप्लाई करता है। तो आपके जहन में बात आ सकती है, अच्छा ये वाला स्ट्रैटेजी ही क्यों अप्लाई करते हैं, दूसरा क्यों नहीं? तो सर आपको ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि दुनिया की इकलौती मार्केट ऐसी है जहां पर डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन का है, जिसको बिटकॉइन कहते हैं। पूरी की पूरी मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी के चारों तरफ घूमती है, इसलिए किसी भी दूसरे कॉइन का डोमिनेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉइन, आपने 1000 कॉइन के तरीके कॉइन खरीद रखे हो, अगर बिटकॉइन ऊपर तो सब ऊपर और बिटकॉइन नीचे तो सब नीचे। तो इसलिए ज्यादातर लोग इस स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करते हैं कॉइन मार्केट के अंदर या फिर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड के अंदर। अब सवाल इस बात का है कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं इसको और क्लियर करो, और क्लियर करो। तो और क्लियर कैसे है? अब देखो ध्यान से, जितने भी साथी हम लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम पर हैं यहाँ पर, उनसे निवेदन है कि इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो फिर झिंगा लाला, और अगर ये छूट गया तो फिर आपको लगेगा कि नहीं समझ में आया। और यकीन मानिए यदि इसको आपने समझ लिया तो आप मालूम है क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं ये वाला रोबोट तो हमको चाहिए, ये वाला तो चाहिए, आज ही चाहिए। अगर आप ट्रेड के अंदर हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड के अंदर हैं, तो आपके पास ये वाला रॉयल क्यू वाला रोबोट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसा आप कहने वाले इसको समझने के बाद। क्यों? क्योंकि इसको समझने के बाद आप ये जान जाएंगे ट्रेड किसे कहते हैं, ट्रेड करना किसे कहते हैं, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था। आइए देखते हैं बहुत ध्यान से इसको, इसलिए इस स्लाइड को बहुत गौर से समझना है आपको, कोई भी चीज छूटने ना पाए। सपोज आपके अकाउंट के अंदर $200 है, ये पहले वो बात करने जा रहा हूँ जो हम करते थे, जिसको हम ट्रेड समझते हैं, कि सपोज हमारे अकाउंट में $200 है और हमने क्या किया, हमने $100 का फर्स्ट ऑर्डर अपने किसी मित्र के कहने पर लगा दिया कि उसने मुझे फोन करके बताया था कि फला वाला कॉइन बढ़ने वाला है, ले लो। तो हमने उसके कहने पर ले लिया और मार्केट ऊपर जाने लगी तो हम खुश हो गए, उसको थैंक यू बोलना भी भूल गए कि यार तुमने क्या बात बताई थी। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाने लगी, अक्सर यही होता है कि हम आप जो कॉइन खरीदते हैं, बस सब तो अच्छे चलते हैं, बस वही मर जाते हैं, उन्हीं मौत उन्हीं की आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बैठ के सिर्फ वेट करो, इंतजार करो। क्या हम इसको ट्रेड कहेंगे जो हम आज तक करते आए? हम तो नहीं कहेंगे सर। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अब रॉयल क्यू को देखते हुए, रॉयल क्यू की परफॉर्मेंस को, रॉयल क्यू जो मुझे टीचर मिला, इसने जो मुझे सिखाया है, इसको देखते हुए मुझे लगा नहीं यार ये तो मैं अभी तक क्या कर रहा था मालूम नहीं। तो अब देखते हैं रॉयल क्यू क्या करता है, और यकीनन आप सीख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से कि कैसे काम किया जा सकता है रॉयल क्यू की वर्किंग को देखते हुए। कि सपोज आपके वॉलेट के अंदर $200 है और रॉयल क्यू को आपने बाय किया, आपने ऐसा वाला मशीन ये खरीद लिया, और ये क्या करेगा, ये $200 के अकाउंट पे जो फर्स्ट ऑर्डर लगाएगा वो $10 का लगाएगा। और एक चीज सुनिए, जो भी आगे मैं इस स्लाइड के अंदर नंबर, डिजिट, आंकड़े जो भी बोलूंगा, वो सब रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है। आप अगर एक्सपर्ट हैं, ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो वैसे ही चलने दो जैसे चीजें चल रही होती हैं, उंगली नहीं करनी जबरदस्ती। तो सपोज आपने $200 आपके वॉलेट में है और आप रॉयल क्यू ने फर्स्ट ऑर्डर लगाया $10 का, $10 से शुरू करेगा, और ऑर्डर लगाने के बाद सपोज मार्केट नीचे ना जा करके मार्केट ऊपर जाने लगी, पहली बार वो वाली बात हो गई, खुश हो गई मार्केट आपके ऑर्डर लगते ही, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगी, आपका खरीदा हुआ कॉइन जिसमें $10 लगा था ऊपर जाने लगा,
तो 1.3% मार्केट ऊपर आते ही 1.3% मार्केट ऊपर आते ही रॉयल क्यू का ट्रिगर ऑन हो जाता है। रॉयल क्यू का ट्रिगर ऑन हो जाता है, किस लिए? प्रॉफिट को बुक करने के लिए। प्रॉफिट बुक करता नहीं है, ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। अब यदि मार्केट ऊपर जाती है तो जाने देता है, जितना भी ऊपर जाएगी जाने देगा। 1.3 के बाद 2, 3, 4, 5 जो भी जारी जाने देगा। जिस स्टेज पर 0.3% डाउन होगी, बस वही स्टेज है प्रॉफिट को कट करने की, बस वहीं पर प्रॉफिट निकाल लेता है और फिर से नया ऑर्डर $10 का लगा देता है। फिर से नया ऑर्डर $10 का लगा देता है और फिर से ट्रेड में शामिल हो जाता है। अब तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, अगर आपके लोग यहाँ पर बैठे हैं एक्सपर्ट, वो कह सकते हैं अच्छा ऊपर ही ले लेता है, नीचे क्यों नहीं लेता? सर ऊपर इसलिए ले लेता है क्योंकि वो ऊपर नीचे समझता नहीं है। मशीन है ना, आप समझते हैं ऊपर नीचे क्या होता है, बट वो नहीं समझता। वो तो मशीन है, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है भाई, एक सेल हमारी कंप्लीट हुई, हमने दूसरा ऑर्डर लगा दिया। अब यदि मार्केट, ये तो हो गया अगर मार्केट ऊपर गई तो। अब सपोज $200 का आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में फंड है $200 और इसने $10 का ऑर्डर लगाया, बट मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट जाने लगी नीचे। 3.5% नीचे जाते ही फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस लिए? मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, एवरेज वाली जो अभी पीछे बताई, उसके लिए। तो 3.5% नीचे जाने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है और जितना नीचे जाएगी जाने देगा। सपोज 6% नीचे चली गई, उसके बाद 0.5% ऊपर आ गई। 0.5%, 6% नीचे जाने के बाद 0.5% ऊपर आई। जैसे ही 0.5% ऊपर आई, इसने तुरंत $20 का ऑर्डर कट कर लिया, $20 का नया ऑर्डर लगा दिया, $20 का फिर से बाय कर लिया। क्यों? पहले 10 का लिया था, अभी 20 का ले लिया। क्यों ले लिया? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, एवरेज के लिए। अब सपोज यहां से मार्केट 0.5 ऊपर गई तो थी, लेकिन फिर से नीचे गिरने लगी। 4% नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो गया। किस बात के लिए? जितना नीचे जा रही है जाने दो। सपोज 8% नीचे आ गई और उसके बाद फिर से 0.5% ऊपर आई, तो फिर से बाय करेगा $40 का, $40 का फिर से बाय करेगा। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, एवरेज वाली। यहां से फिर मान लेते हैं 10% और गिर गई और फिर से 0.5 ऊपर उठी। इस स्टेज पर फिर से बाय कर लेता है $80 का, $80 का फिर से ऑर्डर लगा देता है। अब देखो कितना हो गया, 80, 40, 20 और 10, यानी कि $150 का इसने ऑर्डर लगा दिया है। $150 का ऑर्डर लगा दिया है। अब अगर 10% यहां पे गई थी जब इसने 80 खरीदा, उससे पहले 40, फिर 20 और 10, इट मीन्स अगर एवरेज टोटल निकालेंगे तो लगभग 24% के आसपास की गिरावट है। बट चूंकि इस 150 में सबसे बड़ा ऑर्डर $80 का सबसे नीचे है और बीच के ऑर्डर भी डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, इट मीन्स अगर बहुत ज्यादा माइनस दिखेगा तो 7 से 8%। अब यदि मार्केट ये 7 से 8% ऊपर आती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आप आ गए। और इसके बाद यदि मार्केट 1.3% ऊपर गई तो ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट बुक करने के लिए, बट बुक नहीं करता, जितना ऊपर जाता है जाने देता है। जिस स्टेज पर 0.3% डाउन होगा, बस यही वो स्टेज बनती है जहां से प्रॉफिट कट कर लेगा और फिर से फ्रेश ऑर्डर $10 का लगा देगा। यहाँ पे पूरा 150 सेल कर देता है और नया ऑर्डर $10 का लगा देता है और फिर से ऊपर गई मार्केट तो ये फॉर्मूला, नीचे गई तो ये पूरी हमने आपको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी समझा दी। अब एक सवाल और बनता है आपका, और लोग पूछ भी सकते हैं कि ये बताओ वाजपेयी जी, अगर मार्केट यहां से भी नीचे चली गई तो $80 का इसने लिया था, यहां से भी नीचे चली गई, फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि 80 के बाद मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत $160 का बाई करेगा। तो अब आप ये कहेंगे मेरे पास तो $200 है, यहां पर तो 50 ही बचा मेरे पास, क्योंकि 150 तो पहले ले चुका है, अब 160 कैसे लेगा, ये तो है ही नहीं। अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अरे अब क्या होगा, फंसा दिया इस रॉयल क्यू ने तो। अब कैसे, अब तो ये बेच देगा, अब ये $150 में मेरा नुकसान हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा तुरंत। अरे सब गड़बड़ कर दिया इसने तो, अरे ये डिसीजन गलत हो गया। तो सुनो, रुको 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 रुको। अगर जब $160 का बाइंग मोड आएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि सर इनसफिशिएंट फंड,
आप चाहें तो इसमें प्लस कर दीजिए अगर है तो, नहीं है तो बिल्कुल लोड मत लीजिए, शीतल जल पीजिए गिलास और आराम से पैर पसार के लेट के देखिए क्या ये कि मार्केट नीचे जाने पर रॉयल क्यू इस $150 की ट्रेड को होल्ड कर लेता है, बेचता नहीं है, बेचता नहीं है। ये कभी भी ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी लॉस को, माइनस को बुक नहीं करता है, कभी भी लॉस को बुक नहीं करता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये तो भाई मार्केट नीचे गई तो क्यों नहीं करता है? अरे सर, इंसान थोड़ी है, इमोशंस नहीं है इसके अंदर कि पैनिक होकर के बेच दे। इसमें स्ट्रैटेजी यही है, प्रोग्रामिंग यही है कि माइनस में सेल नहीं कट होगी। तो इसलिए मार्केट के नीचे जाने पर यह ऑर्डर आपका होल्ड हो जाएगा, अगेन मार्केट के ऊपर आने पर, इसके ट्रेडिंग जोन में आने पर ये आपको फिर से रोबो एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही 1.3% ऊपर जाएगी प्रॉफिट को निकाल करके देगा। तो इस तरह से आपकी कभी भी ट्रेड, आप कभी भी लॉस में यहां पर नहीं होते हो, लॉस को रॉयल क्यू कभी बुक नहीं करता है। अब ध्यान से सुनिए एक चीज और, अब जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बहुत बार क्या होता है ना सर कि लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, आप क्या नहीं कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अब एक सवाल ये आपसे पूछा जाएगा, अच्छा ये बात है तो ये सुनो भाई साहब कि यदि मेरे अकाउंट में $2000 है, 200 नहीं है, $2000 है, और इस कंडीशन में यदि आपका रोबो मार्केट लगातार अगर नीचे गिरने लगी और ये अगर एवरेज करता है तो पहला ऑर्डर $10 का लेगा, फिर 20 का लेगा, आप कह रहे हो 20 का लेगा, फिर 40 का लेगा, ऐसे ही आपका 80 का लेगा, फिर $160 खरीद लेगा, फिर 320 खरीद लेगा, और इस तरह से मार्केट अगर नीचे गिरती गई और 3 महीने ऊपर नहीं आई, 3 महीने ऊपर नहीं आई, तो जो ये $2000 का अकाउंट है ये तो आधा हो जाएगा, जीरो कर देगा, तो गड़बड़ा देगा सब, तो ये तो फंसा देगा आपका रॉयल क्यू। फिर क्या होगा? तो सुनो ध्यान से, वो ये कि रॉयल क्यू ये जो ऊपर की जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुरंत ऑटोमेटिक ये 4 ऑर्डर आपके ऊपर के होल्ड कर देता है रॉयल क्यू। क्यों? क्योंकि अप्लाई हो जाता है प्लान बी, सर्कस में नया तीर जिसको कहते हैं सबबिन मोड। और सबबिन मोड 5वें ऑर्डर पर काम करना, छठे ऑर्डर पे काम करना, मतलब 5वें ऑर्डर से नीचे जितने भी ऑर्डर लगेंगे सभी पर सबबिन मोड काम करता है। और सबबिन मोड ये कहता है कि ऊपर के 4 ऑर्डर होल्ड रहेंगे, लेकिन भाई आपकी मार्केट मान लेते हैं नीचे गिर गई 3 महीने आपकी मार्केट, तो होगा क्या कि नीचे से ऊपर नहीं आई 3 महीने, लेकिन नीचे की स्टेज पे तो ऊपर नीचे बाई सेल नीचे करता रहेगा आपके सिंगल ऑर्डर के ऊपर। 5वां ऑर्डर पे प्रॉफिट मिलेगा बेच देगा, छठे पे मिलेगा बेच देगा, 7वें पे मिलेगा बेच देगा, 10वें वाले ऑर्डर पे मिलेगा बेच देगा। इट मीन्स ऊपर के तो 4 ऑर्डर होल्ड हो गए, लेकिन नीचे 5वें ऑर्डर से जितने ऑर्डर लगे होंगे सिंगल ऑर्डर खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा। तो आप कहेंगे ये तो होल्ड है। अरे श्रीमान जी ये होल्ड नहीं है, यहाँ पर तो $10, $20, $40, $80 का ऑर्डर लगा हुआ है। अरे 5वें पे शुरुआत हो रही 160 से और छठा 320 का है, तो अगर ये बड़े वाले ऑर्डर खरीदेगा बेचेगा तो ये ऊपर बच्चे तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो इसलिए रॉयल क्यू कभी भी किसी भी ट्रेड को फंसने नहीं देता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा वाला जो रोबोट है खतरनाक वाला, ये बहुत बेहतरीन काम करता है आपके लिए। और यदि इन सब बातों को समझने के बाद भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं 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 अभी मुझे नहीं लेना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद फिर कोई इससे बेहतर चीज आ सकती है, क्योंकि अभी तक के हिसाब से जो मार्केट का सिनेरियो है, इससे बेहतर चीज, इससे बेहतर विकल्प कुछ हो नहीं सकता है। तो अब इतना सबको समझने के बाद, जानने के बाद, अक्सर लोग आपसे और हमसे ये बात पूछते हैं कि आपका रॉयल क्यू डेली कितना परसेंट निकाल देता है? तो मैं आपको बता दूं सर, आपने रॉयल क्यू खरीदने जा रहे हैं, आप जिन्न नहीं खरीदने जा रहे हैं जिसको घिसेंगे और बोतल से बाहर निकलेगा और आपसे कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका।
और आप उससे कहेंगे कि डेली 2%, 1%, 5% ले आओ, और वो दौड़ने लगेगा। तो बहुत ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान से समझिए कि जो भी पैसा आपके बिनेंस या हुआबी के अंदर रहता है ट्रेड के लिए, यदि आप इस रॉयल क्यू को 24 घंटे सातों दिन अपने अकाउंट पर ट्रेड करने देते हैं, और मॉनिटरिंग आपको मंथली बेसिस पे करनी है, डेली बेसिस पे नहीं। डेली बेसिस की पे प्रश्न का मेरे पास कोई आंसर नहीं। ये मशीन है, प्रॉफिट इस मशीन के अंदर नहीं बनता है। ध्यान से सुनो, प्रॉफिट इस मशीन के अंदर नहीं बनता है, ये मार्केट से निकाल के अपनी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आपको देता है। तो यदि आप 1 महीने तक इसको काम करने देते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो महीने का 10 से 12% कहीं नहीं गया है, बड़े आराम से आपको निकाल के दे देता है। महीने का 10 से 12% बड़े आराम से निकाल के दे देता है। इससे ज्यादा जितनी भी बातें बाजार में चल रही हैं, मैं एक लाइन से सिरे से खारिज करता हूं। मुझे नहीं समझ में आती कि वो चीजें किस तरह से प्रमोट या लोग कह रहे हैं, बट जो मैं बता रहा हूं, ये मैं अपने लगभग 100 दिन के रॉयल क्यू के सफर के अनुभव के आधार पे आपसे जिक्र कर रहा हूं। तो ये हो गया। अब लेकिन कुछ डिसिप्लिन पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपको उंगली नहीं करनी है रोबोट में, रॉयल क्यू में। क्योंकि जब हम कोई चीज नई नई खरीद के लाते हैं ना, तो हमें उंगली करने का ज्यादा वाला शौक होता है कि चलो ऐसे भी करके देख लें, वैसे भी कर, वो वाला भी बटन दबा लें, वो वाला भी बटन दबा लें। तो वैसा वाला काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर उत्सुकता ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये ले आया हूं, अभी तो कमाल कर देगा, महीने भर में ही चमत्कार दिखा देगा। तो ऐसा वाला नहीं करना है। इसको आपको काम करने देना है, टोटल कंट्रोल इसको देना है मार्केट के ऊपर। आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब आपको ऑटो वाले से ये ऐसा वाला नहीं कहना है कि भैया एक काम करो, तुम पीछे बैठो और हम चलाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। तो वही काम आपको यहाँ पर जो आप नहीं करते वहां, वहीं पर वही काम यहाँ करना है। आपको बहुत उत्साहित नहीं होना है मार्केट ऊपर होते समय कि अरे वाह क्या बात है, अब तो सब खरीद डालें। तो ऐसा वाली फीलिंग नहीं लानी है। टोटली काम करने देना है रॉयल क्यू को। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, जो जब आप इस रोबोट को बाय करेंगे। अब अगर आपको सब कुछ अच्छा लग